फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे DIPP यानी डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, जिसमें आज पढ़ेंगे BLE 001 के खंड 1 में इकाई 1 विधि शासन, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत में विधि शासन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में विधि शासन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विधि शासन और भारतीय संविधान। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक राज्य अथवा देश को सामान्यतः एक स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता के रूप में देखा जाता है। इस संकीर्ण विचार में राज्य के कानून और व्यवस्था के रख रखाव और बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने तक ही प्रतिबंधित हो जाते हैं। तथापि आधुनिक राज्य ज्यादा जटिल बन गया है और विविध प्रकार के कार्य करता है। उदाहरण के लिए सरकार नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करती है तथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे मूलभूत अंगों के माध्यम से गतिविधियां कार्य करती है। ये अंग संवैधानिक कानून नामक मौलिक यानी बुनियादी कानून द्वारा शासित होते हैं। संवैधानिक कानून देश का मूल और उच्चतम कानून है। देश के अन्य कानूनों को संविधान के दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा सरकार के तीनों अंग संविधान द्वारा सृजित किए गए हैं और इनके अधीन है। अतः संविधान द्वारा विधि शासन की मान्यता अपने आप देश में विधि शासन को सुनिश्चित करेगी। विधि शासन को भारत में संविधान में प्रचुर मात्रा में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की संरचना में यह सुनहरे तार की तरह फैला हुआ है। भारतीय संविधान के कई उपबंध स्पष्ट रूप से विधि शासन की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मनमानी शक्ति का न होना। विधि शासन के प्रथम सिद्धांत को भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में देखा गया है, जिसमें पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार में सरकार द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध में अधिकार है। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मानता है कि अनुच्छेद 14 मनमानी के विरुद्ध गारंटी देता है। समानता मनमानी का प्रतिपक्षी यानी विपरीत है और सरकार का कोई भी ऐसा कार्य जो नियम या स्वेच्छतापूर्ण मनमाना होता है वह समानता का निषेध करता है या रद्द या अमान्य है। अनुच्छेद 14 न केवल अधिशासी या प्रशासनिक कार्रवाई में मनमानी बल्कि विधायी कार्रवाई में भी मनमानी पर प्रहार करता है। अतः अनुच्छेद 14 न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए सरकार को बाध्य करता है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और दैहिक अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सरकार से जीवन और स्वतंत्रता के मामले में न्यायोचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत ढंग से कार्य करने की अपेक्षा करता है। आइए थर्ड देखते हैं। अनुच्छेद 245 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के साथ केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इस संवैधानिक योजना में 3 सूचियां, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और में वर्णित विषयों पर कानून पारित कर सकती है। राज्य सरकार केवल राज्य सूची में वर्णित कानून पारित कर सकती है और राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची के संबंध में कानून पारित कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि शासन का दूसरा सिद्धांत यह है कि जिसे भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में देखा जा सकता है, जिसमें पहला है भारत के संविधान की उद्देशिका का आशय स्टेटस और अवसर की समानता को सुरक्षित करता है। सेकंड पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 सामान्य रूप से समानता प्रदान करता है और कहता है कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और देश सभी व्यक्तियों के समान सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 15
देश को मूल वंश यानी रेस, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 17 के चलन को वर्णित करता है, जबकि अनुच्छेद 18 टाइटल्स पर निषेध लगाता है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि समानता का अधिकार संविधान की आधारभूत संरचना है और इसमें काट-छांट या संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। भले ही अनुच्छेद 14 समानता को मौलिक अधिकार के रूप में मानता है, लेकिन इसका मतलब पूर्ण समानता नहीं है। समानता का अर्थ है कि बराबरों के बीच समानता और समान के साथ समान जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आइए फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न लोगों के लिए विशेष व्यवहार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उदाहरण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, आय के आधार पर अलग अलग टैक्स समानता के विरुद्ध नहीं है। इसी तरह अलग अलग अदालतों का अलग अलग मामलों पर काम करना समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि विशेष अदालतें भी साधारण अदालतों के परिप्रेक्षी के क्षेत्राधिकार के अधीन होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कानूनों की सर्वोच्चता। विधि शासन का तीसरा सिद्धांत यह है कि और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत पूर्णतः मान्य है। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 में विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था सुस्पष्ट रूप से की गई है। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कानून हमारे संविधान के अधिनियम से पहले या बाद में बना है, संविधान के भाग 3 का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा कोई भी कानून अमान्य होगा। यह सुरक्षा कानून का बल रखने वाले नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों और प्रथाओं तक भी प्रदान की गई है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए कोई भी आदेश जारी करने या राहत प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, सिवाय संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 226 यही क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को भी प्रदान करता है। उच्च न्यायालय में रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी कानून अकृत और शून्य होगा।